टू माय चैनल। तैयारी करो, कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। तो एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए, हमने कल सेल यानी कि कोशिका पढ़ा था, ठीक। तो आज हम कल जो है कि बहुत ही कम समय का वीडियो बनाए थे। तो कल हमने बस कोशिका का डिफिनेशन और कोशिका के बारे में, कोशिका के खोज के बारे में बात किया था। और आज हम जो है कि आपको पढ़ाने जा रहे हैं कोशिका के संरचना और उसके बाद कोशिका के प्रकार भी बताएंगे, ठीक। तो चलिए कोशिका का संरचना देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कि कोशिका की संरचना। तो देखिए कोशिका की संरचना जो है वह जल, प्रोटीन, लिपिड तथा आयन से मिलकर हुआ है, ठीक। किसे? जल प्लस लिपिड प्लस आयन प्लस प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन। परंतु आधुनिक युग के वैज्ञानिक का जो मानना है वह है कि आधुनिक युग के वैज्ञानिक वैज्ञानिकों का मानना है, आधुनिक युग के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोशिका का संरचना जो है कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से हुआ है, ठीक। तो हमने आपको ये बता दिया कि जो है कि कोशिका का संरचना जल, प्रोटीन, लिपिड तथा आयन से हुआ है। परंतु आधुनिक युग के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोशिका का संरचना कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से हुआ है, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना, ठीक। कोशिका की संरचना देखिए, कोशिका की संरचना जो है, ठीक, कोशिका की संरचना हो गया। अब इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम तथा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक। और इसके जो अंदर जो होता है वह तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक, तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक। जिसे क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, या जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, ठीक। अब बात करते हैं जो या कोशिका झिल्ली, ठीक। कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है? तो देखिए आपको दो ऑप्शन देगा कि कोशिका झिल्ली यानी कि पादप में कोशिका झिल्ली जो होती है किससे बनी होती है? तो वह बनी होती है कोशिका झिल्ली। देखिए यह जो है कि क्वेश्चन गलत हो गया, जो है कि यह पूछेगा आपसे कि कोशिका भित्ति जो है कि पादप में क्या पाया जाता है, ठीक। तो यह होता है कोशिका भित्ति, ठीक। ये पादप में कोशिका भित्ति हो जाएगा। और जो है कि जंतु कोशिका में यह कोशिका झिल्ली होगा, ठीक। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, ठीक। अब बात करते हैं यह कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका भित्ति जो है कि हम सेलुलोज से मिलकर बना होता है, ठीक। कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बना होता है कि हमने कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? तो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली, प्रोटीन से। ये जो दिख रहा है आपको कोशिका झिल्ली है, ठीक। अब देखिए जो यह जो है कोशिका झिल्ली है, ठीक। कोशिका झिल्ली के ही अंदर ये सब तरल पदार्थ हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए अगर ये बाहर रहते हैं यानी कोशिका झिल्ली से मतलब कि बाहर रहते हैं, तो आपका जैसे मान लीजिए कि आपका सारा अंग टूट के गिर जाए, जैसे मान लीजिए आपका आँखी गिर गया, कहेंगे अरे भैया उठा के लगा लो, ठीक। ऐसे ही होता है, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कि मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण करना होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण करना। या ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं? तो देखिए इसके अंदर एक जो है कि आंतरिक दीवार होती है जिसे क्या कहते हैं? हम क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर एक आंतरिक दीवार होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। और उसमें एक F1 कण और F2 कण होते हैं, ठीक। जब हम किसी भोजन को लेते हैं तो जब हम उसको खा लेते हैं तो जब पच जाता है तो वही कण जो है कि जाकर F1 कण और F2 कण उसमें छिद्र होता है, उसमें जाकर जमे हो जाते हैं और तभी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक।
अब हम बात करते हैं इसकी खोज किसने किया, ठीक। तो इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने 1890 ईस्वी में किए थे। किसने? माइटोकॉन्ड्रिया, समझ जाइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, अल्टमान ने कब किया था? 1890 ईस्वी में। कब किया था? 1890 ईस्वी में किया, ठीक। अब बात करते हैं इसका नामांकन किसने किया था। इन्होंने तो खोज कर दिया था, लेकिन इसका नामांकन किसी और ने किया था। तो जो नामांकन किए थे उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? 1892 में, ठीक, 1892 में। और इसके आंतरिक दीवार को हम क्या कहते हैं? तो आंतरिक दीवार को हम कहते हैं क्रिस्टी। आंतरिक दीवार को कहते हैं क्रिस्टी, ठीक। अब देखिए, यह ऊर्जा का निर्माण करता है, तो इसीलिए इसको हम ऊर्जा का घर कहते हैं, यानी कि पावर हाउस। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, तो आप किसको ऑप्शन अगर दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, तो आप किसको टिक करेंगे? ठीक, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करेंगे, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण जो करता है उसी को तो ऊर्जा का घर कहेंगे। तो चलिए अब एक बार फिर से इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे गाल्जी काय। तो चलिए इरेज करते हैं। तो चलिए हमने इरेज कर लिया, अब हम बात करते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय, तो देखिए गाल्जी काय का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का परिवहन करना, ठीक। देखिए ऊर्जा का परिवहन यह कैसे करती है, जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं, ठीक, लिखते लिखते हमारे हाथों की उंगली का जो है, हाथों की उंगली में का ऊर्जा खत्म हो गया, ठीक। जब हमारे हाथों की उंगली में का ऊर्जा जब खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारी उंगलियां जो है कि कार्य करना बंद हो जाएगी, ठीक। तो जब यह ऊर्जा का परिवहन ही नहीं करेगा, तो हम ऐसे ही हाथ ऐसे करके खड़े रहेंगे, ठीक, कुछ लिखाई भी नहीं करेगा, ठीक। तो जब यह ऊर्जा का परिवहन करता है, इसी कारण हम हमेशा मतलब लिखते रहते हैं, ऊर्जा का परिवहन होता रहता है। और उस ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? तो गाल्जी काय करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, ठीक, और हमारे जीभ की ऊर्जा खत्म हो गई, तो हम ऐसे के बकलों लिए खड़े रहेंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं हम गाल्जी काय की खोज। देखिए जैसे मान लीजिए गाल्जी काय कोशिका मतलब कि ऊर्जा का परिवहन करता है, गाल्जी काय ऊर्जा का परिवहन करता है, इसी कारण इसे हम पुलिस ट्रैफिक कहते हैं। देखिए पुलिस ट्रैफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जिस जगह पर आवश्यकता होती है उस जगह पर ऊर्जा का परिवहन करता है। यह नहीं है कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर बार बार यह ऊर्जा का परिवहन नहीं करे, ठीक। इसी कारण जहाँ आवश्यकता होती है वहीं पर यह ऊर्जा का परिवहन करता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? हम पुलिस ट्रैफिक कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसकी खोज। तो गाल्जी काय की खोज रशियन देश के विज्ञानी, किस देश के विज्ञानी? रशियन। देखिए देश का नाम जो है कि मायने नहीं रखता है, लेकिन चलिए ठीक है लिखते हैं। रशियन देश के विज्ञानी कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी कब किए थे? तो जो कैमिलो गाल्जी थे वो 1898 में किए थे। कब किए थे? 1898। कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज, गाल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में किए थे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि गाल्जी काय का कार्य क्या होता है, ठीक। तो देखिए गाल्जी काय का कार्य होता है कोशिका कला, ठीक, या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, ठीक। और दूसरा का काम आपको मालूम है कि ऊर्जा का परिवहन कर रहा है, ठीक। तीसरा का काम इसका है हमारे शरीर में शुक्राणु को तथा अंडाणु को, ठीक, मतलब पुरुष के शरीर में शुक्राणु को और महिला के शरीर में अंडाणु को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक। और उसके बाद हमारे शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक। अब बात करते हैं हम सेंट्रोसोम की, ठीक। अब बात करेंगे हम सेंट्रोसोम की। तो चलिए हमने इसको इरेज कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रोसोम, किसकी? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम
देखिए हम आज आपको परिभाषा सभी मतलब कि जितने कोशिका की संरचना में थे उनका सभी का परिभाषा हम बता देंगे, और उसके बाद कल जो है उसके बारे में मतलब ज़्यादा डिटेल से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। और आपको PDF भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। तो देखिए कोशिका का वह भाग, ठीक, कोशिका का वह भाग जो शरीर में कोशिका का विभाजन करता है, ठीक, कोशिका का विभाजन करता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक। इससे पहले हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डिफिनेशन नहीं कराया और गोल्गी का डिफिनेशन नहीं कराया, तो कोई बात नहीं, हम अब करा दे रहे हैं आपको, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया का परिभाषा होता है कि कोशिका का वह भाग, कोशिका का वह भाग जो शरीर में, कोशिका का वह भाग जो शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक। उसको कोशिका नहीं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक। शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने के कारण इसे ऊर्जा का घर कहते हैं या ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, ठीक, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं गोल्गी का। तो कोशिका का वह भाग जो शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है उसे हम गोल्गी कहते हैं, ठीक। यह शरीर में जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह उस स्थान पर ऊर्जा का परिवहन करता है, इसी कारण इसे ऊर्जा का मतलब पुलिस ट्रैफिक कहते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम। तो देखिए सेंट्रोसोम कहते किसे हैं, तो कोशिका का वह भाग, कोशिका का वह भाग जो शरीर में कोशिका का विभाजन करता है उसे सेंट्रोसोम कहते हैं। देखिए यह कैसे टूटते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे विभाजन होता है, जैसे ये मान लीजिए ये मादा कोशिकाएं होती है, ठीक, यह मादा कोशिकाएं होगी टूटेंगी, दो भागों में हमेशा टूटती हैं, ठीक। तो देखिए फिर ये टूटेंगी दो भागों में, जो है मादा कोशिकाएं होती हैं और ये दो भागों में टूटती हैं, ठीक। अब एक बात बताइए हमारे शरीर में, देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट में कर लीजिएगा, ठीक। हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 65 मिलियन, ठीक, 65 लाख नहीं 65 मिलियन, ठीक, सॉरी 65 मिलियन, ठीक। तो 65 मिलियन होती है, क्या होती है? तो हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 65 मिलियन, कितनी होती है, 65 मिलियन। देखिए जब ये 65 मिलियन, जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में जब हम या हमारा हाथ है, अब इस पर मारते हैं तो कुछ नहीं तो 5-10 कोशिकाएं मर जाते हैं। जब ये कोशिकाएं मरती हैं तो तुरंत वहाँ पर कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाता है, कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाता है, ठीक। तो यही कोशिकाएं जो होती हैं मादा कोशिकाएं होती है जो एक भाग से दो भागों में टूटती हैं, ठीक, एक भाग से दो भागों में टूटती है और यह अपने ही जैसा कोशिका का विभाजन करते हैं, ठीक। और देखिए अगर कोशिका विभाजन आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो आपके अंदर कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक। तो इसी कारण जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है हमारे शरीर में तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसको इरेज कर इसके। तो चलिए अब हम जो है कि अब सेंट्रोसोम की खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक। तो सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने, ठीक, सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने कब किए थे, 1888 में किए थे। कब किए थे, 1888, बोवेरी, ठीक। तो हमने जो सेंट्रोसोम का कार्य, तो सेंट्रोसोम का कार्य या ग्लाइकोजन की क्रिया में संश्लेषण करता है, ठीक, यह कोशिका विभाजन करता है, या अगर शरीर में कोशिका विभाजन ना हो तो मनुष्य का शरीर विकास नहीं करेगा, ठीक। एक पॉइंट इसको लिख लीजिएगा, ठीक। अगर शरीर में कोशिका विभाजन ना हो तो मनुष्य का शरीर विकास नहीं करेगा। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम के कार्य। तो सेंट्रोसोम के कार्य या ग्लाइकोजन की क्रिया में संश्लेषण करता है, ठीक, या कोशिका विभाजन के समय प्लेट का निर्माण करता है, नहीं सॉरी, या कोशिका विभाजन का कार्य करता है, ठीक। और तीसरा रहेगा कि यह शरीर में कोशिका का विभाजन, नई कोशिकाओं का विभाजन करता रहता है, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण करता रहता है। अब हम बात करते हैं रसधानी, किसकी, रसधानी। रसधानी, ठीक। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं रसधानी। रसधानी की परिभाषा क्या होती है, ठीक, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वैक्यूल, ठीक। तो देखिए वैक्यूल का परिभाषा क्या होता है, तो रसधानी कोशिका का वह भाग, ठीक, कोशिका का वह भाग जो शरीर में पानी के स्तर को बनाए रखता है, जल के स्तर को बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं, हम रसधानी कहते हैं, ठीक। अब एक बात बताइए कि जब कोई हमारे शरीर में जल के स्तर को बनाने का, मान लीजिए कि कोई सीमा नहीं रहेगा, कितने हमारे शरीर में जल की आवश्यकता है,
तो हम पूरा पानी पीते रहेंगे, कोई सीमें नहीं रहेगी, ठीक। तो एक और बात है, हमारे शरीर में जो है 65% पानी पाया जाता है, ठीक। कितना? 65% जल पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 कुंटल के होते होंगे तो आपके अंदर 65 किलो पानी पाया जाता होगा, ठीक। 65 किलो पानी। अब आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए 40 किलो के हैं तो हम निकाल दे रहे हैं। आपके अंदर 26 किलो पानी पाया जाएगा, ठीक। अगर 40 किलो के हैं तो आपके अंदर 26 किलो पानी पाया जाएगा, ठीक। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं एक बार फिर से, और उसके बाद नहीं, देखिए इरेज पहले नहीं करेंगे, राजधानी की खोज के बारे में बात करें तो राजधानी की खोज रशियन देश के वैज्ञानिक अस्पलन कौन थे? अस्पलन जानी ने 1776 में, कब किए थे? 1776 में राजधानी की खोज किए थे, ठीक। अब हम बात करते हैं राजधानी की खोज। तो राजधानी की खोज तो हमने बात कर लिया। राजधानी के कार्य के बारे में, तो राजधानी का कार्य हमारे जो है कि शरीर में जल के स्तर को बनाए रखना, ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ नोट यानी कि कुछ पॉइंटों के बारे में। तो देखिए हम लोगों का पहला पॉइंट, ठीक। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक। तो हम लोगों का पॉइंट क्या है? देखिए हम लोगों का पहला पॉइंट है कि अगर व्यक्ति के शरीर में हम लोगों को प्यास कब लगता है, ठीक। लॉजिक का क्वेश्चन और जीके का क्वेश्चन, ठीक। हमें व्यक्ति को प्यास कब लगता है? तो व्यक्ति को प्यास कब लगता है? जब शरीर में 1% जल की कमी होती है तो मनुष्य को प्यास लगता है, ठीक। आप कभी देखिएगा अगर आपको प्यास लगती होगी तो आप बायोलॉजी लगा लीजिएगा तुरंत कि आपके अंदर 1% पानी की कमी होगी। यानी कि अगर आप 1 कुंटल के हैं तो आपके अंदर 1%, ठीक, 1% पानी की कमी हो गई है, ठीक। 65% पानी में से 1% पानी खत्म हो गया, ठीक। देखिए, ठीक। अब व्यक्ति के शरीर में, ठीक, यदि 10% पानी की कमी हो जाती है, 10% पानी की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 3 से या 4 घंटे के अंदर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए, और बोतल इसी कारण मतलब चढ़ाया जाता है। जब हम लोगों के अंदर 5 या 7 इतने प्रतिशत अगर पानी की कमी हो जाती है तो बोतल चढ़ाया जाता है, ठीक। और 10% अगर पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो आपकी मृत्यु हो सकती है 2 से या 3 घंटे में। आपको नहीं कर रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक। तो हम लोगों का तीसरा पॉइंट यह है कि अगर शरीर से राजधानी को निकाल दिया जाए तो अभी व्यक्ति का जान 2 या 3 घंटे में जा सकता है, 2 या 3 घंटे में जा सकता है, 2 से 3 घंटे में जा सकता है, ठीक। और चौथा हम लोगों का पॉइंट है कि पादपों में रसदानी छोटी होती है, ठीक। पादपों में रसदानी छोटी तथा जंतुओं में रसदानी बड़ी होती है, ठीक। अब हम इसको इरेज कर लेंगे, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं इरेज करने। सॉरी, हमसे एक मिस्टेक हो गई है, जो कि है पादपों में रसदानी जो है कि बड़ी होती है, ठीक। पादपों में रसदानी बड़ी होती है तथा जंतु कोशिका में रसदानी छोटी होती है, ठीक। जंतु कोशिका में रसदानी छोटी होती है, ठीक। देखिए, राजधानी के अंदर धानी होता है। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं राजधानी के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए कोशिका का वह भाग जो हमारे शरीर को देखिए कोशिका का वह भाग जो शरीर में, ठीक, शरीर को सहारा प्रदान करता है। कोशिका का वह भाग जो शरीर को सहारा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर, कौन? पोर्टर ने कब की थी? 1953 में। पोर्टर ने कब किया था? 1953। देखिए एंडोप्लाज्मिक की खोज
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर कब किए थे? 1953। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ पॉइंट। देखिए, यदि व्यक्ति नहीं, मनुष्य के शरीर से, यदि मनुष्य के शरीर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निकाल दिया जाए। ठीक, यदि मनुष्यों के शरीर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निकाल दिया जाए तो मनुष्य का शरीर गुब्बारे के भांति कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखिए, एंडोप्लाज्मिक जो है कि हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो जितनी सारी हड्डियाँ हैं वही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि वही तो हमें सहारा प्रदान करती है। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक को अगर शरीर से निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर गुब्बारे के भांति कार्य करेगा। कैसे? अगर हम हड्डियों को निकाल देते हैं अपने शरीर से तो हम लोगों का जो है बस हमारे अंदर मांस बच जाएगा और त्वचा बच जाएंगी। ठीक, तो वही गुब्बारे के बात, यानी कि गोल हो जाएगा। एक लात मरबा इन्हीं से तो उन्हीं भी गई हैं, एक लात इन्हीं से मरबा तो उन्हीं भी गई हैं। ठीक, वो एक काम हुई। ठीक, तो अब चलते हैं, हम बात कर रहे हैं खोज की भी हमने बात कर लिया। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बाद कल पार्ट 3 में। आज का देखिए, इससे पहले जो था कि हमने पार्ट 1 में हमने कोशिका पढ़ा दिया है। ठीक, कोशिका का डिफिनेशन। तो अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और एक बात हमारी हमेशा याद, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। तो चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन प्रेस कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, और हम लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ सार्थक है। ठीक, चलिए, आपसे पहले यही हमारा क्वेश्चन रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। दूसरा क्वेश्चन, गजिका की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं और सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।